नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सहपाठी भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन और अग्रिम बधाई हो कि मेरे इस YouTube चैनल से आपको राजनीति विज्ञान के बारे में कुछ सीखने को मिलता है। मैं आज आपको राजनीति के एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आप हर प्रतियोगिता परीक्षा में पढ़ने के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन का जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आपका कुछ न कुछ उसकी सफलता ज़रूर मिलेगी देखने को लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और इस वीडियो को पूरा मन लगा के सुने और साथ में किताब लेके बैठ जाना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना और मिलान कीजिए कि इस वीडियो में मैंने क्या सही है कहा, क्या गलत कहा। अगर कोई भी गलत है तो उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर के बताना कि ये प्रश्न ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। मैं आपके उसका छोटा सा वीडियो बना के आपके प्रति साझा करूँगा। मैंने राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का जो भी क्वेश्चन बनाना है वो सब मैं वीडियो बना के हर ब्लॉग वाइज में यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पर डालूँगा, जो कि आप लगातार देखते रहे और हमारा सपोर्ट बनते रहे। जो आपका सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट है और देखते जाइए। मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा कि राजनीतिक शब्द कहाँ से आया है और राजनीतिक शब्द जो आया है उस शब्द कहाँ से लिया गया और राजनीतिक शब्द क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज छोटा सा टॉपिक रखेंगे, केवल राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला है राजनीतिक शब्द अंग्रेजी के पोलिस का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ जिसका अर्थ है नगर और राज्य। ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनान के नगर राज्यों के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्तु की एक पुस्तक में लिखा है पॉलिटिक्स। आधुनिक समर्थ में विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि निम्न है। कार्ल मार्क्स ने कहा था राजनीति शब्द अर्थ संरचना की संज्ञा है। डेविड स्टेन ने कहा राजनीति को मूल्यों का आवंटन की संज्ञा दी है और बेंजामिन फ्रैंकलिन राजनीति को दूतों का अंतिम आश्रय स्थल कहा है। वर्तमान समय में राजनीति एक मानवीय प्रक्रिया है। मनुष्य के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं, उन्हीं के सामूहिक रूप से राजनीति की संज्ञा दी गई है। यूनान से प्रारंभ राजनीतिक शास्त्र की गणना प्राचीन विज्ञानों में की जाती है, लेकिन अभी तक इसके अर्थ परिभाषा क्षेत्र को लेकर विद्वानों ने एक रूपता का अभाव पाया जाता है। राजनीतिक शास्त्र के लिए विविध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजनीति विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत आदि। गार्डन के अनुसार कहा था राजनीतिक शास्त्र की उतनी परिभाषा जितने उनके लेखक हैं। ये गार्डनर ने कहा था कि राजनीतिक शास्त्र की उतनी परिभाषा है जितने उनके लेखक हैं। और जेलिन के अनुसार किसी भी विषय को अच्छी शब्दावली में की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी की राजनीति शास्त्र को है। राजनीति विज्ञान सितंबर 1948 यानी सितंबर 1948 को यूनिक्समन ने एक राजनीति विज्ञान के विद्वानों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें इस विषय का नामकरण राजनीति विज्ञान किया गया था। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। राजनीति विज्ञान की प्रारंभिक अभिव्यक्ति भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों विचारकों में है। भारतीय विचारकों में मनु एवं कौटिल्य के विचारकों में सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा यही दंड सिद्धांत वस्तु का आज राजनीतिक विज्ञान है। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम अरस्तू ने 158 देशों के संविधान की तुलनात्मक परीक्षण करके राजनीति विज्ञान का प्रतिपादन किया गया। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। आधुनिक संबंध में राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्डविन एवं मेरी बुल्करसन के द्वारा किया गया। ये भी इन्होंने आधुनिक संबंध में किया गया था।
राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कि आधुनिक समझ में इस सिद्धांत को क्या कहा। अब राजनीति विज्ञान के आगे की चर्चा करते हैं अपन कि राजनीति विज्ञान के अर्थ परिभाषा और क्षेत्र को लेकर दृष्टिकोण से परिचालित हुए थे कि इसके अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या। राजनीतिक विज्ञान अर्थ एक परंपरागत मानवीय दृष्टिकोण, एक आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत कहते हैं ईसा पूर्व से 6 शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध का समय परंपरागत दृष्टिकोण को माना जाता है। ये दृष्टिकोण कल्पनात्मक एवं आदर्शनात्मक है जो मूल्यों का विशेष बल देता है। ये नैतिक दृष्टिकोण है, अर्थात इसका संबंध क्या होना चाहिए से है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की नैतिक प्राणी बनाना और आदर्श राज्य की स्थापना करना परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर आता है। परंपरागत के दृष्टिकोण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 4 भागों का बंटवारा किया गया। इसको 4 भागों में बांटा गया था। इसका पहला था राज्य का अध्ययन। मैकियावेली ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द प्रिंस, मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द प्रिंस, में राज्य शब्द का प्रयोग किया। इसके समर्थकों का मानना है कि राजनीति केवल राज्य का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति, उसका स्वरूप, राज्य का अन्य संस्थाओं के साथ संबंध एवं राज्य के भविष्य का अध्ययन किया जाता है। परिभाषाएं की दी थी। गार्डनर के अनुसार शब्दों के राजनीति विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। इसका प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य के साथ होता है। ये किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था। केटल ने कहा था राजनीति विज्ञान का राज्य का विज्ञान है तथा इसके अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य का तथा राजनीतिक संगठन संस्था का अध्ययन किया जाता है। चेन्स के अनुसार कहता है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। और एथेंस सेलिने के अनुसार कहता है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो ये समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका संगठन क्या, उसकी प्रकृति एवं विकास के समझने में क्या प्रयत्न करता है। और दूसरा प्रकार कहता है राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। इसके समर्थकों का मानना है कि राज्य एक अद्भुत तत्व है जिसका मूर्त तत्व स्वरूप सरकार होता है। राज्य की इच्छाओं की वास्तविक और क्रियान्वित सरकार के द्वारा की जाती है। अतः राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। ये सरकार के अध्ययन की कहा था। इसमें परिभाषा दी है। शीले के अनुसार का राजनीतिक शास्त्र सरकार संबंधी तत्वों को ठीक उसी प्रकार अध्ययन करता है जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति का जीव विज्ञान का है। लिकोक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार के संबंधित विषय है। पॉल जेनेट का था राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार एवं शासन के सिद्धांतों का विचार किया जाता है। ये इसने कहा था पॉल जेनेट ने। अब तीसरा ये कह रहा है कि राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया होना चाहिए। 4 भाग थे, तीसरा भाग ये है राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया होना चाहिए। तो इनमें क्या कह रहा है कि इससे समर्थकों के अनुसार राज्य तथा सरकार के बीच कोई विरोध नहीं है। इसके समर्थकों के अनुसार राज्य तथा सरकार के बीच में कोई विरोध नहीं है एवं दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के में राजनीति राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं इसलिए इनका विचार किया जाता है। परिभाषा दी थी गिलक्राइस्ट ने कहा राजनीति विज्ञान में राज्य तथा सरकार दोनों ही सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पॉल जेनेट ने कहा था राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
डिमोक ने कहा राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। मान्य तत्व ने कहा था व्यक्ति राजनीति विज्ञान की आधारभूत भाग का ही है तथा राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि क्योंकि ये सभी मनुष्य के कार्यों को यह सभी मनुष्य का कार्य करती है। इसने कहा था मानवीय तत्व ने कहा परिभाषा में। और एक परिभाषा लास्की के अनुसार कहा था कि मनुष्य राजनीति के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों के संबंधित मनुष्य के लिए जीवन से है। और हेरमन टेलर ने कहा था राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मनुष्य संबंधित मान्यताओं का होता है। इस प्रकार परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य जीवन के अध्ययन पक्ष तथा इस पक्ष से जुड़े किस कारण राज्य एवं अन्य संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। परंपरावाद के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है फ्रेडरिक ब्लॉक ने 2 भागों में बांटा गया है। इसको एक सिद्धांतिक राजनीतिक एवं व्यवहारिक राजनीतिक। विलोमिन ने राजनीति के क्षेत्र में राज्य शासन कानून को शामिल किया था। परंपरावादी दृष्टिकोण की विशेषता भी बताई उसने कि आदर्शात्मक और कल्पनात्मक होना चाहिए, नैतिकता तथा मूल्य पर विशेष बल, कानूनी और औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया था। वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक संकीर्ण अध्ययन अर्थात केवल विकसित देशों से संबंधित अध्ययन की पद्धति नहीं। और इसके पतन के कारण क्या था? परंपरावादी दृष्टिकोण के पतन के कारण क्या थे? पतन क्यों? उसका क्या कारण है? तो उसके कारण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसके कारण के बारे में ये बता रहा है कि मूल्यों पर अत्यधिक बल देना। दूसरा, इतिहासवाद का होना। संस्थाओं के अध्ययन का पर बल देना। और अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का ने अपनाना। नोट: आधुनिक के समय परंपरावाद दृष्टिकोण के समर्थक सबाइल, लियोटार्ड्स, हैना एच अल्ब्रेट और कॉमल लेविंग और माइकल ऑक्सफोर्ड आदि आधुनिक दृष्टिकोण। अब आ गया आधुनिक दृष्टिकोण। पहले थे परंपरावादी दृष्टिकोण, अब है आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरावादी दृष्टिकोण के विरोध में आधुनिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। आधुनिक दृष्टिकोण का उदय कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के परंपरावादी विरोध के कारण आधुनिक दृष्टिकोण का उदय हुआ था। इसमें कौन कौन थे? इसमें कैटलिन, लॉसवेल, राइटबैंड, डेविड स्टेन, पॉवेल आदि आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक थे। आधुनिक दृष्टिकोण में समस्त मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें राजनीति विज्ञान के नवीन विषय जैसे शक्ति, सत्ता, वैधता, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विकास आदि की अध्ययन किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण अनुशासनात्मक पर बल देता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाजशास्त्रों के साथ जोड़कर करता है। आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है तथा अनुभववादी भी है। आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है तथा अनुभववादी भी है। ध्यान रखना। हम इसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया है, मूल्य की अपेक्षा की गई है। इसका संबंध क्या से है? इसका संबंध किससे है? क्या से है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता क्या? वैज्ञानिकता पर बल देना, मूल्य निरपेक्षता, यथार्थवादी अध्ययन, तथ्यों पर बल। ध्यानपूर्वक सुनना, आप लिख लेना, नोट कर लेना कॉपी के अंदर। और अंत अनुसंधानात्मक, व्यापक अध्ययन, विकासशील, विकसित तथा अल्प विकसित देशों का अध्ययन और अध्ययन पद्धति, अवधारणा,
आगमनात्मक, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। वैज्ञानिकता पर बल देना, दूसरा मूल्य निरपेक्षता, तीसरा यथार्थवादी अध्ययन, तथ्यों पर बल देना, अंत्य अनुसंधानात्मक व्यापक अध्ययन, विकासशील विकसित तथा अल्प विकसित देशों का अध्ययन करना, अध्ययन पद्धति आगात्मक। ओके, आगे है व्यवहारवादी क्रांति। आगे क्या है? व्यवहारवादी क्रांति। इस व्यवहारवादी क्रांति में अपन क्या पढ़ेंगे, जिसमें अपन व्यवहारवादी क्रांति के बारे में अपन ये चर्चा करेंगे। व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्यवस्था और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के राजनीतिक शास्त्र के जगत में एक नवीन उपागम अभाविक हुआ था। उसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का विषय है जिसमें प्राणियों के व्यवहारों का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान माना जाता है। ये एक अनुभवात्मक और क्रियात्मक उपागम है। ये कौन सा है? अनुभवात्मक और क्रियात्मक उपागम है, विशेष ध्यान रखना। अब अपन 1908 में ग्राहक वाल्स तथा बेटल के अनुसार ग्रेट ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिकल्स तथा द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट में एक सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के अध्ययन की उपेक्षा की थी। मानवीय व्यवहार का बल दिया था उस पर। बेटल ने परंपरावादी राजनीतिक दृष्टिकोण को मर्द तथा बंजर राजनीति की संज्ञा दी थी। इसने एक मर्द और बंजर राजनीति की भी संज्ञा दे दी थी बेटले ने। डॉर्ड बाइस्ट ने अपनी पुस्तक में मॉडर्न डेमोक्रेसी में सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया कि हमने केवल तथ्यों और केवल तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। फ्रैंक केंटन ने कहा था अपनी पुस्तक में द पॉलिटिकल बिहेवियरिज्म में कहा था, सर्वप्रथम व्यवहारवादी शब्द का प्रयोग किया था। चार्ल्स ई मेवर्स ने 1925 में 1925 ईस्वी में अपनी पुस्तक न्यू एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिटिक्स में सर्वप्रथम मानवीय व्यवहार के सैद्धांतिक पक्ष का विश्लेषण किया था। इसलिए मेमोरियन को व्यवहारवादी का सर्वप्रवर्तक और बौद्धिक पिता की संज्ञा दी गई। व्यवहार के समर्थक डेविड क्रिस्टन और डेविड एस्टर, बेंगर्स ब्रिंगन और ब्लॉसवर्ड, रॉबर्ट डहल आदि थे। व्यवहारवाद के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों का समग्र विश्लेषण डेविड स्टेट ने किया था। डेविड स्टेट ने अपनी पुस्तक द कंटेंट हेमिन ऑफ बिहेवियरिज्म में अपनी पुस्तक का कुल 8 लक्षण स्वीकार किए थे। कितने लक्षण स्वीकार किए थे? 8 लक्षण स्वीकार, जिन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशीलता के नाम से जाना जाता है। वे 8 व्यवहारवादी लक्षण कौन कौन से हैं, उन लक्षणों की चर्चा करते हैं कि 8 लक्षण कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम है नियम, दूसरा है सत्यापन, तकनीकी प्रयोग, 4 है प्रमाणिक क्रम, 5 है विश्वत विज्ञान, 6 है मूल्य निरपेक्षता, 7 है क्रमबद्धीकरण व्यवस्थापन और 8वां है यानी 8 है एकीकरण और समग्रता। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जिस किसी ने नहीं सुना तो सुन लेना। नंबर 1 नियम, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी प्रयोग, चौथा प्रमाणिक क्रम, 5वां विश्वत विज्ञान, 6ठा मूल्य निरपेक्षता, 7वां क्रमबद्धीकरण या व्यवस्थापन, 8वां एकीकरण यानी समग्रता। ये 8 लक्षण थे। किसने दिया था? डेविड स्टेट ने अपनी पुस्तक में व्यवहारवाद को बौद्धिक आधारशीलता मानते हुए। अब व्यवहारवाद की सीमाएं क्या है? व्यवहारवाद की सीमाएं क्या? व्यवहारवाद मानव की नियमितता योजना असंभव है। तकनीकी एवं पद्धतियों पर अत्यधिक बल, अनुचित मूल्य निरपेक्षता पर बल, निरपेक्ष अध्ययन नहीं दिया इन्होंने। अत्यधिक खर्चीली पद्धति दी थी इसने
और राजनीति विज्ञान का विशुद्ध विज्ञान का संभव नहीं। प्रमाणीकरण की समस्या अध्ययन हेतु अन्य पद्धतियों की अपेक्षा, ये इनकी सीमाएँ थी व्यवहारवाद की। अब उत्तर व्यवहारवाद क्या था? उसने एक व्यवहारवाद, एक उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद में इन्होंने क्या बताया था? उत्तर व्यवहारवाद में सितंबर 1969 में सितंबर महीना 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की अध्यक्षा स्टेन ने की थी तथा अपने भाषण में व्यवहारवाद की आलोचना की और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। डेविड स्टेन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा मूल्य पर फिर से जोर दिया गया था। इसके द्वारा मुख्यतः दो बातों पर बल दिया था, एक क्रम पर, एक प्रासंगिकता पर। स्टेन के अनुसार व्यवहारवाद के कुल 7 लक्षण थे। इसके 7 लक्षण थे। 7 लक्षणों पर इसने प्रतिपादित किया था। प्रासंगिकता के सिद्धांत को इसने 7 को प्रासंगिकता सिद्धांत कहा गया था। तकनीक की तुलना के सार को प्राथमिकता पहला। दूसरा इसने था समस्याओं के विश्वसनीय समाधान पर बल, क्रमनिष्ठता विज्ञान पर बल, व्यवसायिक का राजनीतिकरण, बुद्धिजीवियों की भूमिका, मूल्यों को महत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिक परिवर्तन पर बल। ये इनकी 7 लक्षण थे। लक्षण 7 थे, जो 7 लक्षण मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला, तकनीक की तुलना के सार को प्राथमिकता। दूसरा, समस्याओं के विश्लेषण समाधान पर बल। तीसरा, क्रमनिष्ठ विज्ञान पर बल। चौथा, व्यवसाय का राजनीतिकरण। 5वां, बुद्धिजीवियों की भूमिका। 6वां, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। 7वां, सामाजिक परिवर्तन पर बल। ये 7 लक्षण थे। अब अपन राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। इसकी प्रकृति कह रही है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान विज्ञान एवं कला है। राजनीति विज्ञान एक कला है। इसने अपनी प्रकृति में 4 बातें कही है। प्रकृति में 4 बातें कही है। चारों बातों देखो, इसमें सर्वप्रथम इसने कहा कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। क्या कहा था? कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान और कला दोनों है। 4 बातें कही थी इन्होंने। तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, इसके बारे में इसने क्या कहा था? सर्वप्रथम तो राजनीति विज्ञान वे एक राशि है जो क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है, जिसके निष्कर्षों में प्राथमिकता विद्यमान एवं विज्ञान की, जिसमें प्रेक्षण एवं परीक्षण की क्षमता विद्यमान हो, परंतु राजनीतिक शास्त्र में उसका अभाव पाया है। इसलिए प्रोवर्स, पिएट, मैकलिन, कैटलिन आदि ने विज्ञान को राजनीतिक विज्ञान मानने से इनकार कर दिया था। बेकल ने क्या कहा था कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीतिक विज्ञान बनाना तो दूर की कला से पिछड़ी हुई है। और 22 ने कहा था राजनीति के लिए विज्ञान का पाना असंभव है। किसने कहा था? प्राइस ने कहा था कि राजनीति के लिए विज्ञान का पाना असंभव है। कैटलिन का अभी तक किसी भी मायने अर्थ में राजनीति विज्ञान को नहीं माना गया है। कैटलिन ने भी कहा था कि अभी तक किसी राजनीति विज्ञान को नहीं माना गया है। अब इनके तर्क क्या थे? इनके तर्क ये थे कि राजनीति विज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नहीं है। राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा को लेकर विद्वानों ने सहमति का अभाव है। राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। दूसरा प्रकार यह है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। अरस्तु, बोंदा और होब्स, बेल्टी जैसे गार्डनिंग, लक्ष्य और पालक आदि के समर्थकों ने कहा था कि अरस्तु ने कहा था कि राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। और पालक ने कहा जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान होता है उसी प्रकार राजनीति की विज्ञान है। इनके भी तर्क थे। राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तथ्यों का विकास हुआ था।
राजनीति विज्ञान में कार्य एवं कारण के संबंध में स्थापित है। राजनीति विज्ञान में यद्यपि स्पष्ट के रूप में भविष्यवाणी नहीं की जाती है, परंतु बहुत संभावना व्यक्त की जाती है। राजनीति विज्ञान ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसके बारे में इन्होंने एक बात कही थी। अब तीसरा आ रहा है, राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान एक कला है। तो बेंसासली ने राजनीति विज्ञान को एक अपेक्षा कला अधिक माना है। विसार्क ने राजनीति की संभावनाओं को कला माना है। कैटलिक ने कहा इन्होंने कला, दर्शन, विज्ञान तीनों रूपों में स्वीकार किया था। कला उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर बनाना। इस अर्थ में एक राजनीति एक कला है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक ऐसी व्यवहारवादिकता बातों का विश्लेषण किया जाता है जिसका संबंध मनुष्य के आदर्श होता है। राजनीति विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है। अब चौथी बात यह आ रही है कि राजनीति विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है, इसके बारे में अपन क्या कह रहे हैं। तो राजनीतिक विज्ञान एक कला विज्ञान दोनों है। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक कला का सर्वमान्य मत है। जब राजनीति विज्ञान मानव जीवन के संवैधानिक पक्ष का विश्लेषण करती है तो इस विज्ञान के व्यवहार के रूप में उन्हें देने का प्रयास करती है। इसे कला की संज्ञा दी गई। ट्रिक्स ने कहा था सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को विज्ञान एवं कला दोनों कहा गया। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति को 4 भागों में बांटा गया है। पहली भाग था कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है, और दूसरा कहा था कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, और तीसरे ने कहा था राजनीति विज्ञान और कला दोनों है, और चौथे ने कहा था राजनीति विज्ञान एक कला है। तो चारों बातें उन्होंने अलग अलग विचारों में अपनी बातें रखी थी। जिस भी बातें अपनी अलग अलग रखी थी उस बातों को अपन पूर्वक थोड़ी समझ लें कि राजनीति विज्ञान किस प्रकार से अपन का चैप्टर था आज। राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में अपन ने पढ़ा था। जो भी इसके बारे में अपन ने पढ़ा है, सारगर्भित बातें पढ़ी हैं, मैंने शॉर्ट टिप्स में बातें बताई है, और कल के वीडियो में ये भी बताऊंगा। इसका पूरा मैं यूट्यूब चैनल बोर्ड पर इसको लिख के बताऊंगा, जो इसके आपको PDF मिल जाएगी। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि जो मेरे द्वारा बताई गई बात आपको ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे। आधे घंटे का वीडियो है, लगभग 30-35 मिनट का होगा। जो आप जीवन में इनमें से कुछ भी बातें आपके जीवन में संघर्ष और महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान के बारे में आपके पढ़ने में सहायक होगी। और राजनीतिक सिद्धांत और के बारे में मैंने बहुत सारे बता दी। एक टॉपिक लिया था, पूरा उस टॉपिक में बताया। राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या बताया मैंने। सर्वप्रथम हमने थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये राजनीतिक शब्द लिया गया था। इसके बारे में बताया था कि अंग्रेजी के पोलिश शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और ये यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। इस से 500 वर्ष पूर्व यूनान के नगर राज्यों का अध्ययन के लिए सर्वप्रथम पोलिश शब्द का प्रयोग किया। यहाँ से मैंने शुरुआत करके जो लास्ट में मैंने राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताया। अब कल अपन अगला टॉपिक लेंगे, इसकी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि राजनीतिक महत्वपूर्ण कौन कौन सी शक्तियाँ हैं इसके पास। उस शक्तियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज मैंने ये शॉर्ट वीडियो आपके टिप्स के लिए बताया। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो के अंदर से माध्यम से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, और आपका सपोर्ट मेरा सपोर्ट, आपका सहयोग मेरा सहयोग। और YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, फॉलो करवाइए। और मेरे YouTube चैनल को आप जितना सपोर्ट करोगे उतना सपोर्ट करवाइए। प्यारे सभी भाइयों से मिलकर यही विनती है, सब आसपास के जितने भी यार, पड़ोसी, मित्र, देश विदेश में जाना चाहिए वीडियो। और ये 3rd ग्रेड चपरासी की वैकेंसी से लेकर 1st ग्रेड RSIS के तक का ये टॉपिक है, मैंने दे दिया। और इस टॉपिक में जो भी मैंने बताया वो आपको सारगर्भित बातें बताई हैं, और हर रोज़ का वीडियो बताएंगे।
और अब मैं इसका यूट्यूब पर जो हर क्लास के रूप में मैं इसको डालूँगा, जो कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ना कि इस वीडियो में क्या क्या है। और राजनीति विज्ञान के बारे में क्या क्या है। राजनीति विज्ञान एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि इसकी राजनीति विज्ञान के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर शक्तियाँ पढ़ेंगे, शक्तियाँ के बाद में वैधता पढ़ेंगे, संप्रभुता पढ़ेंगे, राज्य पढ़ेंगे, स्टेट यानी अधिकार पढ़ेंगे, अपन के राइट्स क्या है, राइट्स के बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। समानता के बारे में दूंगा, समतंत्रता के बारे में दूंगा, न्याय के बारे में दूंगा, न्याय के बारे में अपन ये क्या क्या है, और अम्बेडकर एवं भारतीय संविधान का निर्माण की विशेषता बताऊंगा। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, नीति निर्देश तत्व सिद्धांत के बारे में, भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में, इस प्रकार मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। टॉपिक वाइज दूंगा। स्थानीय सुशासन, भारत का विश्व शांति में योगदान क्या रहा, हर टॉपिक वाइज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम पर मैं आपके वीडियो डालता रहूँगा। और लाइक एवं सपोर्ट करते रहना आप। जय हिंद, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।